फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 MCQs का जो नेम था उसे चेंज कर दिया है और उसी का हम पार्ट 31 करेंगे। अब इसका नाम होगा यूपीएससी 2020-21 एंड ऑल स्टेट पीएससी 2020-21। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये डिस्क्रिप्शन वे में होते हैं और आपका नॉलेज में इंक्रीज होता है। तो उसको 10 मिनट 10 MCQs में कभी कभी क्या होता है, टाइम में नहीं हो पाता है पूरा 10 मिनट में, तो जिससे बच्चों को गलत मैसेज जाता है कि 10 मिनट का लिखा है लेकिन 10 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो करने की कोशिश हम 10 मिनट में ही करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज देना और एग्ज़ाम निकालना हमारे लिए पहली प्राथमिकता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, भले चाहे हम 10 मिनट दें या 12 मिनट दें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि ये 10 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और हमें आगे हेल्पफुल रह सके। पढ़ाई वही अच्छी होती है जो हम चाहे 1 घंटे की करें, लेकिन वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज को इनरिच करने वाली होती है। पढ़ाई वो अच्छी नहीं होती है जब हम 16 घंटे भी बुक लेकर बैठ रहे हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद होती है, तो फ्रेंड यहाँ हमें निराश ना करें, आप लोग लाइक ज़रूर करें। और स्टडी विथ नीलम को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको हमारे सभी अपकमिंग जो कोर्स रहेंगे वो उसकी जानकारी प्राप्त होगी, प्लस यहाँ पर आपको डेली जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहीं प्राप्त होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, समाचारों में चर्चा में रहा HEFA से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करें। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने HEFA से 455.2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर, नई एकेडमिक बिल्डिंग, हॉस्टल आदि बनाने के लिए यह राशि मिली है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी द्वारा, ठीक है, इसका गठन 31 मई 2017 को हुआ था। तो यहाँ पर हमारा गलत कथन कोई भी नहीं है। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये क्वेश्चन डाला गया है। देखिए, अभी हाल ही में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी को इसके तहत इसका गठन कब हुआ था, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का, तो गठन हुआ था 31 मई 2017 को। घोषणा कब की गई थी? 2016-17 के बजट में इस संगठन को स्थापित करने की घोषणा की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य देश में इस तरीके की यूनिवर्सिटी का निर्माण करना जो ग्लोबल लेवल पर अच्छी रैंक या टॉप 5 में अपनी जगह या टॉप 10 में अपनी जगह बना सकें। तो इसके लिए उन्हें फंडिंग की ज़रूरत होती है और फंडिंग के बाद फिर रिसर्च सेंटर, नई एकेडमी, हॉस्टल्स, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको देने का काम कौन करेगा? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आई होप आपको HEF से संबंधित सभी जानकारी यहाँ प्राप्त हो गई है और आप समझ भी गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारतीय संघ राज्य पद्धति, देखिए, यह भारतीय संघ की इकाइयों के मध्य एक सहमति का परिणाम है। संघ की इकाइयों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संघ की व्यवस्था। अगर आपको पता होगा संघीय पद्धति, तो यहाँ पर हमारा जो रॉन्ग है, विशेषता नहीं है, वो क्या है? पहला ही पॉइंट है, यह भारतीय संघ की इकाइयों के मध्य एक सहमति का परिणाम है। कोई सहमति नहीं बनी है, कोई समझौता नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या है? भारत की जो संघ और इसकी इकाई, संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार, इकाइयों का मतलब होता है राज्य सरकार। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ना यहाँ कोई सहमति हुई है, ना यहाँ कोई समझौता हुआ है। ठीक है, जो भी कुछ है वो कौन कंट्रोल करता है? केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। तो आपको पहले अनुच्छेद से ही ये चीज क्लियर करनी है कि भारत राज्यों का संघ है। क्लियर? कोई सहमति का परिणाम नहीं है ये। सहमति का परिणाम अगर बात करें कि राज्यों के मध्य एक सहमति और समझौते का परिणाम कौन सा संघ है, तो वो है USA, स्टेट
ठीक है। यहाँ पर 50 राज्य और वहाँ की केंद्र सरकार के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है, और कोई भी राज्य वहाँ पर किसी भी वक्त वहाँ की सरकार से वो समझौता खत्म करके एक अलग देश का रूप ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर हमारे देश में इस तरीके का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संघ किस सभी इकाइयाँ किसका भाग है, संघ का ही भाग हैं। बाकी सभी क्वेश्चन राइट है। यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता रहेगा कभी ना कभी, संघ की इकाइयों को राज्यसभा में समान, यहाँ पर असमान शब्द भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी राज्य में सीटें क्या हैं, 30 हैं, किसी में 11 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, तो वो असमान वितरण तो है, लेकिन वो किस आधार पर है असमान वितरण, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये भी आए कि असमान प्रतिनिधित्व है तो ये भी राइट होगा, और समान प्रतिनिधित्व किसके आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर, और असमान आता है तो वो सीटों के आधार पर होगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय प्रणाली से क्या समझते हैं, निम्न में से कौन सा कथन संघात्मकता को दर्शाता है। देखिए जनरली आपने सुना होगा कि कहा जाता है भारतीय संघ किसकी तरफ झुका हुआ है, एकात्मकता की तरफ। तो क्या होता है इसका मतलब, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए उससे आपको समझना है। आपातकाल में केंद्र की स्थिति मजबूत, एकल नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका की स्थिति, राज्यसभा में सीटों का असमान वितरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन संघात्मकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर संघात्मकता को दर्शाने वाला पॉइंट क्या है, डी, राज्यसभा में सीटों का असमान वितरण। संघात्मकता का मतलब है कि केंद्र के साथ साथ संघ को भी लेकर चला जा रहा है, और राज्यसभा की सीटें क्या है, सभी राज्यों में डिवाइड की गई हैं। बाकी एकात्मकता की ओर झुकता है, तो ये भी राइट आंसर है। क्या है, आपातकाल में सभी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं, केंद्र सरकार के पास आ जाती है, जिसका नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है, केंद्र के अंतर्गत। यहाँ पर अगर कोई राज्य केंद्र के कानून जो आदेश है उनका पालन नहीं करता, केंद्र के पालनों के आदेशों के विरुद्ध जाता है, भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर केंद्र क्या कर सकता है, एक तरफा कार्रवाई करने में सक्षम है। ये शक्ति किसके द्वारा प्राप्त की गई है, भारत के संविधान के द्वारा। एकल नागरिकता है, हम क्या कहलाते हैं, भारतीय नागरिक, ना कि मध्य प्रदेश के नागरिक। निवासी आप मध्य प्रदेश के हो सकते हो, रहने वाले, लेकिन नागरिक कहाँ के कहलाओगे, भारत के। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सभी क्या है, कौन नियुक्त करता है, केंद्र सरकार, लेकिन कहाँ काम करते हैं, राज्यों में। ओके, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या है, केंद्र के अंतर्गत आ रही, तो ये भी एकात्मक शासन का क्या है, सिंबल है। और एकीकृत न्यायपालिका, राज्य स्तर पर, जिला लेवल पर जिला न्यायालय, फिर है हाई कोर्ट राज्य स्तर पर, और फिर सेंटर पे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या है हमारी व्यवस्था है न्यायपालिका की, एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि राज्य का जिला जो कोर्ट होगा वो अलग होगा, फिर राज्य का हाई कोर्ट, फिर राज्य का सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जिला कोर्ट होंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होंगे, देन फिर सुप्रीम कोर्ट होंगे, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा पर्यावरण प्रभाव आंकलन। ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यूपीएससी एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस करके 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम्स में। पर्यावरण प्रभाव आंकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित कथनों पर विचार करके सही कूट का चयन करें। यहाँ पर आपको राइट देखना है। ओके, पर्यावरण पर किसी भी बांध, खदान, औद्योगिक इकाइयों, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से पड़ने वाले वैज्ञानिक प्रभाव का अनुमान लगाता है, तो ये राइट है, यही काम करता है पर्यावरण प्रभाव आंकलन। ओके, EIA से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को अनुमान लगाया जाता है और उससे निपटने के उपाय किए जाते हैं। जैसे किसी बांध के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है, अगर वहां पर परिस्थितियां बन रही कि हाँ भाई बांध बनेगा, और बांध के आसपास के कितने प्रतिशत पर्यावरण को नुकसान होगा, कितने प्रतिशत जीवों की प्रजाति लुप्त हो जाएगी, कितने प्रतिशत लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, कितना क्षेत्र डूब क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ये सारा असेसमेंट किया जाता है किसी भी बांध, खदान, औद्योगिक इकाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्र को मतलब स्थापित करने के बाद। तो ये सारी चीजें पहले ही क्या कर ली जाती हैं, उसके स्थापना से पहले ही असेसमेंट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उससे निपटने के उपाय भी उसके निर्माण के साथ साथ अपनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी सही है। EIA की शर्तों के बाद भी किसी परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय
की निर्माण की अनुमति देता है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी बांध है, सड़क है, औद्योगिक इकाई है जिसको पर्यावरण अनुमति नहीं मिली, तो पहले क्या होता है, पर्यावरण प्रभाव आंकलन होता है, उसके बाद ही पर्यावरण मंत्रालय इस असेसमेंट के बाद किसी परियोजना को निर्माण के लिए अनुमति देता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन राइट है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन 2020 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो ये भी राइट है, और ये इसी वजह से चर्चा में रहा है, इसीलिए आपके करंट का पॉइंट बना है। ओके, तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा इस कूट के अनुसार उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2020 से संबंधित गलत कथन का चयन करें। यहाँ आपको रॉन्ग देखना है। इसमें एक नई B2 श्रेणी को शामिल किया गया जिसमें पर्यावरण प्रभाव आंकलन की जरूरत नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला चेंज, जिसकी वजह से सरकार द्वारा अब क्या होगा, कुछ ऐसे सेक्टर चुने गए हैं जहां पर कुछ इकाइयों को पर्यावरण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जिससे पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो जिन क्षेत्रों को रखा गया है उनका जो एरिया है उसके हिसाब से, मतलब कम जो एरिया, छोटे एरिया है, उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ बड़ा एरिया, बड़ा क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है तो उसमें पर्यावरण आंकलन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं हम पॉइंट। यहाँ पर B2 श्रेणी शामिल की गई जिसमें पर्यावरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस B2 श्रेणी में कौन कौन से रखे गए ये देख लेते हैं हम। B2 श्रेणी में तटवर्ती तेल शोधन, जो तेल शोधन शालाएं लगती हैं, सेल गैस की खोज, 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना में भी अब कोई पर्यावरण की अनुमति नहीं लगेगी। 2000 से 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजनाएं, और भी इसमें बहुत सारे सेक्टर है 20 से 25 जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार बी भी सही है। जन सुनवाई के लिए नोटिस की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दी गई है, ये भी सही है। पहले से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को भी इसमें पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस और पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत को छोड़ दिया गया है। पहले क्या होता था, जिन कंपनियों ने पर्यावरण का उल्लंघन किया है अब वो दोबारा आती थी असेसमेंट के लिए तो उन्हें नहीं दिया जाता था। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया, अगर वो एक बार पर्यावरण उल्लंघन के केस में फंस चुकी हैं तो अब उन्हें दोबारा भी क्या दिया जाएगा, क्लियरेंस दिया जा सकेगा। ओके, इससे क्या हुआ है, ये दोनों ही पॉइंट जो है, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस और पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब ये होता था कि जिस क्षेत्र में भी ये कोई निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, जो प्रबुद्ध लोग होते थे, वो भी अपना कोई रिपोर्ट यहाँ पर दे सकते थे कि हाँ यहाँ के क्षेत्रों को ये नुकसान होगा, या वहाँ का कोई NGO दे सकता था। तो इन दोनों को ही, इस जो अधिसूचना आई, इन दोनों को इसमें से हटा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अधिसूचना का, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया गलत कथन, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ओके, सभी यहाँ पर राइट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा आजाद पट्टन हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान और चीन के मध्य POK के सुधनोती जिले में झेलम नदी पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो सुधनोती जिला कहाँ पर है, तो ये POK में है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, झेलम नदी पर बन रहा है ये आजाद पट्टन हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये आपके SSC PSC प्री और भी जो अदर एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, यह 700 मेगावाट की परियोजना है, तो ये भी आ सकता है। आजाद पट्टन हाइड्रो प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, तो 700 मेगावाट की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किन देशों के मध्य, पाकिस्तान और चीन के मध्य। इसमें कितना, $1.5 बिलियन की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत दूसरी जल विद्युत परियोजना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली परियोजना कौन सी थी, तो 11 से 24 मेगावाट की कोहला परियोजना थी। ठीक है, ये भी राइट है। यह परियोजना पहली बार 2002 में प्रस्तावित की गई थी और अब इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये भी राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा, D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प देखते हैं, 2024 तक इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बांध की ऊंचाई 120 मीटर होगी। ठीक है, यह जॉइंट वेंचर बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर विकसित की जाएगी और 30 वर्ष बाद पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। बिल्ड कीजिए, फिर उसको ऑन कीजिए, मतलब उसको ऑनर में रखिए, देन ऑपरेट कीजिए और फिर उसके बाद किसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये पाकिस्तान सरकार को ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखिए बिल्ड कौन करेगा, यह परियोजना चीन के गेजाहू ग्रुप
और पाकिस्तान के लारीब ग्रुप के द्वारा उसका संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित होगी। ये दोनों मिलकर इनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। गेजाहू ग्रुप और लाराइबा ग्रुप का, ये पाकिस्तान का, और ये दोनों ही क्या करेंगे, पहले इसे बिल्ड करेंगे, फिर ऑन करेंगे, दोनों की ओनरशिप में होगा, देन ऑपरेट करेंगे और फिर पाकिस्तान सरकार को स्थानांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर गलत विकल्प क्या, गलत विकल्प होगा बी, क्योंकि बांध की ऊंचाई 90 मीटर है, ना कि 120 मीटर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। समाचारों में चर्चा में रहा ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। यह अमेजॉन, फेसबुक, जीमेल सहित लगभग 377 स्मार्टफोन्स एप्लीकेशन से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराता है, राइट। ब्लैक रॉक मालवेयर रेजेक्स मालवेयर के लीक हुए स्रोत कोड पर आधारित है, मतलब जो कोड इस मालवेयर ने अपनाया था वही सेम कोड किसने अपनाया, ब्लैक रॉक मालवेयर ने। और यह रेजेक्स मालवेयर भी किस पर आधारित था, तो ये लॉकीबॉट मालवेयर पर आधारित था। तो तीनों को ही आपको याद रखना है, पहले लॉकीबॉट मालवेयर, देन इसी के पासवर्ड पर जेरेक्स मालवेयर, और फिर जेरेक्स मालवेयर के ही पासवर्ड पर कौन रहा, मतलब स्रोत कोड पर तो ब्लैक मालवेयर रहा। तो ये भी राइट है आपका बी ऑप्शन भी। थर्ड है आपका, यह अन्य मालवेयर के मुकाबले अधिक एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाता है, ये भी राइट है। यह ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के साथ व्यापार, संचार, मनोरंजन, संगीत, ऑडियो, समाचार, पत्रिकाएं, वीडियो प्लेयर आदि से जुड़ी जानकारियों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसके आधार पर हमें गलत कोड का चयन करना था। किसका, गलत कोड का। ये गलत नहीं होगा, यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ये जो जानकारी दी गई है ये सभी सत्य है। ओके, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पर गलत कोड का चयन करना था ना, केवल एक गलत है, केवल 2 और 3 गलत, 2 और 4 गलत है, केवल 1 और 4 गलत है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी गलत नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आया आपको समझ में, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा अध्यक्ष करेगा। यदि वह अनुपस्थित है तो यह शक्ति राज्य विधान परिषद के सभापति को प्राप्त है। दूसरा है, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल में मतदान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल 1। यहाँ पर क्या है, कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है, तो केवल 2 सत्य होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, केवल 2 ही सत्य होगा। चलिए तो देख लेते हैं इसका विवरण क्या है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 199(3) के तहत धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। जैसे सेंटर में धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त है, ना कि राज्यसभा के सभापति को। क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा हमेशा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते संविधान की अनुसूची 2 के तहत राज्य की संचित निधि पर प्रभावित होंगे या भारित होंगे, और राज्य विधानसभा में विधानमंडल में कोई मतदान नहीं होगा। क्लियर है, तो इनके वेतन भत्तों पर कोई मतदान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सरकारी थिंक टैंक नीति के द्वारा फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग के आधार पर आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई। इसमें से कौन से जिले शामिल हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये सूची कौन जारी करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, नीति आयोग का निर्माण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये हैं आपके राजीव कुमार, और यहाँ के इसके सीईओ कौन है, इसका तो सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है सीईओ, अमिताभ कांत। ये जिला जो सूची है, आकांक्षी जिला उन पिछड़े जिलों को के आधार पर बनाई जाती है जो सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर क्या है, पिछड़े हुए हैं। इन्हें फंड प्रोवाइड किया जाता है, और इस बार ये सूची जो है 112 जिलों के, देश के 112 जिले जो पिछड़े हैं उनके आधार पर जारी की गई। और इन जिलों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो की है, ठीक है, जैसे एजुकेशन हुआ, लिंग अनुपात हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इन मेजर्स पर, इस तरीके के 10 मेजर्स पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और इनमें 2019 के आंकड़ों में
वर्ष 2019 में इन क्षेत्रों में सबसे अच्छी प्रगति इन 3 राज्यों ने की है। तो टॉप 3 ये हैं, बीजापुर छत्तीसगढ़, री भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये तीनों टॉप पर रहे थे। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।